So good morning, everyone. I already see a few participants. We will start right away. There is a question from, I think, Shubh. Shubh is asking whether we can have a half page of case study answers, or rather, I think, half page of whether we can justify answers are enough if we write half page. But Shubha, I'll tell you, for 4 marks, it's as good as a short note. And you will have to write slightly longer answers. So like I had said in my introduction, students, please remember that whatever doubts you have, I have given already a lot of guidance videos. Now the problem is students are not able to exactly locate what they need to do to solve their doubts. So Shobha, I'll tell you, there is a video which is talking about the 6 important justify questions. Okay, so I've recently uploaded it. You can check it out on my YouTube channel. So basically the 6 answers that I'm discussing in that video are about those justify questions which are very important. Number 1. Second, I'm talking about those questions which do not have direct answers in the textbook. Alright, तो ये एक justify का वीडियो हो गया जो मैंने recently अपलोड किया है. 6 आंसर्स मिलेंगे आपको. वो justify क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आपको डायरेक्ट आंसर्स टेक्स्ट बुक्स में नहीं है. प्लीज नोट, बार बार मैं बता रही हूँ, जस्टिफाई के उसी वीडियो में लास्ट में मैंने दूसरे इंपॉर्टेंट जस्टिफाइज भी बताए हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट आंसर्स मिल जाएं. ठीक है ना, मतलब कुल मिलाकर 8 या 9 जस्टिफाई करने हैं. बिकॉज जस्टिफाई में समझ लो कि बहुत चॉइस है, 4 में से आउट ऑफ 4 आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है. ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाउट है बच्चों का कि जस्टिफाई छोटा हो सकता है. अगर आप जस्टिफाई के 6 सैंपल्स पढ़ लेते हो, देखो सबसे पहली बात, उसमें मैंने पैराग्राफ पॉइंट फॉर्म में आंसर्स लिखे हैं. ठीक है, आपको पूरा लंबा कंटिन्यूअस पैराग्राफ नहीं देना है जस्टिफाई में. ठीक है, तो प्लीज गो टू दैट वीडियो एंड चेक इट आउट. आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. जब आप वो 6 कर लोगे तो आपको बाकी के भी कैसे सॉल्व करना है तुरंत पता चल जाएगा. ठीक है, ओके, देन आई विल गो टू अनदर डाउट दैट आई हैव. क्वेश्चन नंबर 8 को कितना टाइम देना चाहिए? ओके, यस विनायक, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको टोटली समझ लो लास्ट में. ओके, सबसे पहली बात, आपको आगे सारे क्वेश्चन में टाइम सेव करना है. यू नो, यूजुअली क्या होता है कि जब आप टर्म कॉन्सेप्ट का अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिक एक आदत हो जाती है कि हमें टर्म कॉन्सेप्ट के लिए लंबे आंसर रखने हैं. तो ये एक आपका टेम्पटेशन रेजिस्ट करो. सिर्फ 2 मार्क्स का है, 5 to 6 लाइन्स, मतलब 4 सेंटेंस. अगर आपके हैंडराइटिंग बहुत बड़े हैं तो अलग बात है. नॉर्मल हैंडराइटिंग के लिए 6 लाइन्स या 4 सेंटेंस काफी है. आप चाहते हो तो 4 अलग पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हो. पूरा एक कंटिन्यूअस पैराग्राफ मत लिखो. यहाँ पर भी ओसी के टीचर्स को हमेशा पॉइंट फॉर्म में आंसर्स बहुत अच्छे लगते हैं. हेड पॉइंट्स देने की जरूरत नहीं है, बट आपके जो 4 एस्पेक्ट, आप ई बिजनेस के बारे में बता रहे हो, 4 पॉइंट जो लिख रहे हो वो 4 अलग सेंटेंस अलग लाइन में लिखो. नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट सेंटेंस लिखो. तो यहाँ पर आप टाइम सेव कर सकते हो, नंबर 1. दूसरा, जहां टाइम आपका बहुत जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन शुरू में बिल्कुल मत करो. ठीक है, केस स्टडी भी अगर आप श्योर हो 2 आपके सही है तो डोंट सॉल्व द एक्स्ट्रा. जगह छोड़ सकते हो, आगे चले जाओ, करते जाओ, कंप्लीट करते जाओ पेपर. हो सकता है कोई एक जस्टिफाई होगा, कोई एक शॉर्ट नोट होगा जहां आपको याद नहीं आएंगे पॉइंट्स और आपका टाइम लिमिट बढ़ जाएगा. तो ये सब जगह पे टाइम बचाना है ताकि लास्ट लॉन्ग आंसर सुपर डुपर हो सके. 30 मिनट्स, 25-30 मिनट्स मिनिमम लगेंगे एंड 3.5 फुल स्टेप पेज. अब आपको अंदाजा लगाना है कि आपको सपोज 3.5 फुल स्टेप पेज लिखना है. अब देखो, एक बात तो है कि बोर्ड में आप लेफ्ट साइड पे पतला सा मार्जिन भी बनाने वाले हो, तो इतना ज्यादा तो आता नहीं है. आपके हर पॉइंट के बाद आप स्पेसिंग के लिए, एक डिसेंट दिखने के लिए आप जरा सी लाइन छोड़ने वाले हो. तो 3.5 पेज तो आराम से हो जाएगा. बिल्कुल चिंता मत करो, जितना आपने बढ़ाया अगर आपको लिखना है
तो इतना टाइम लगने वाला है। तो आपको अंदाजा क्या लगाना है, 3.5 फुल स्टैप के लिए कितना टाइम मुझे लगता है। किसी की स्पीड अच्छी होती है, किसी की स्पीड स्लो होती है, तो ये आपको एक टैली रखना है। सो आई होप विनायक 30 मिनट्स रख लो इसके लिए। देन अगेन स्टूडेंट्स, I can't understand. Monty is asking something. Most important ऐसा क्वेश्चन, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो आपको एक जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, एक डिस्टिंक्शन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से आएगा। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के खाली डिस्टिंक्शन कर लो, आप कम से कम ऑलमोस्ट 11 मार्क्स पक्का अटेम्प्ट कर सकोगे। सिर्फ डिस्टिंग्विश बिटवीन 6 टॉपिक्स जो है, ऑब्जेक्टिव, केस स्टडी एज वेल एज एक्सप्लेन टर्म कॉन्सेप्ट में भी आने वाला है और एक डिस्टिंक्शन आने वाला है। तो ये बाकी का चैप्टर आप चॉइस में छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा सा टफ है। मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है, आज सुबह अपलोड किया है, डिस्टिंग्विश का मीनिंग समझाते हुए। तो एक बार सुन लो वो वीडियो, मीनिंग समझ में आएगा तो ही बाय हार्ट कर सकोगे। खास तौर पे डिस्टिंक्शन में मैंने ये एस्पेक्ट हाईलाइट किया है कि बच्चे सेम पॉइंट्स जब होते हैं ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो वो पॉइंट डिस्टिंक्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो। इसके अलावा आप दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं बताऊं तो समझो आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स में मैंने 80 ऑब्जेक्टिव्स, बहुत सारे बोर्ड पेपर्स पुराने वाले भी जिसमें ये चैप्टर सेम पोर्शन था, सारे बोर्ड पेपर्स जमा करके वो 80 का पूरा रिवीजन करना है। देखो जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई किया है, पैनिक हो रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस ईमेल्स आ रहे हैं, नेचुरल है, सबको स्ट्रेस होता है, ठीक है, जो कोई बात नहीं, जितना हुआ है आपका नो प्रॉब्लम। लेकिन अब जैसे बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन आई थिंक मोंटी ने पूछा है, डिस्टिंक्शन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का कर लो, ऑब्जेक्टिव्स भी हो जाएंगे। 80 ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो कर लो, जो जस्टिफाई का वीडियो दिया है ना 6 जस्टिफाई, वो कर लो। चांसेस है कि 4 में से 2 उसमें से आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब ऑब्जेक्टिव्स हो गया तो आपका टर्म कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तब आपका केस स्टडी भी आप आंसर कर सकते हो। तो केस स्टडी वाला वीडियो कर लो, 6 मार्क हो जाएंगे, 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा। उसमें से 95% चांसेस है कि जो वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव्स डाले हैं उसी में से आएंगे। प्लस आफ्टर दैट यू हैव जस्टिफाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन, इतना कर लो। अब इसके अलावा शॉर्ट नोट में आप देखोगे कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कम से कम जो आपने डिस्टिंक्शन में आंसर लिखा है, पढ़ाई की है, उसमें से भी आप कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल आपने किसी शॉर्ट नोट में आउटसोर्सिंग पे शॉर्ट नोट पूछा है और आपने आउटसोर्सिंग का आंसर पढ़ा नहीं है, तो आउटसोर्सिंग का क्वेश्चन नंबर लिखो, आंसर शुरू करो। आपने उसका जो 2 मार्क का इंट्रोडक्शन पढ़ा है ना, मीनिंग पढ़ा है, 2 मार्क्स के लिए टर्म कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ा, उतना लिख दो। तो आउट ऑफ 4 मार्क्स आपको फुल चांस है कि 1 मार्क मिल जाएगा वहां, ठीक है। तो ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, जिन बच्चों का अभी तक ज्यादा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, पैनिक हो रहे हैं, डोंट वरी। आपका बैच बहुत ही विक्टिम रहा है। 2 साल पहले भी आपको बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन में पूरा साल निकाला था, फाइनली बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए हैं, तो ये चीजें नेचुरल है, डोंट वरी। जितना मैं बता रही हूँ उतना कर लो। काफी बच्चों को डाउट हो रहा है कि इतना पढ़ने से कैसे होने वाला है, बट डोंट वरी, ये भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल जरूर होगा। तो जितना हो सकता है, ये बेसिक हो गया। अब और भी मैं क्वेश्चंस लूंगी। ओके देन विकास इज आस्किंग वेदर ओन वर्ड्स में आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अभी आप इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का क्वेश्चन देख लो, ऑफ कोर्स कोई भी आंसर आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है उसमें। एक बार ध्यान रखना है कि जो उसके कमर्शियल टर्म्स है, जैसे अगर आप पूरा इंश्योरेंस का आंसर लिखते हो और उसमें आपको वर्ड्स यूज करने हैं, इंश्योर्ड, इंश्योरर, कंसिडरेशन, सब्जेक्ट मैटर, कॉम्पेंसेशन, ओके, प्रीमियम, अगर ये कमर्शियल टर्म्स आप नहीं यूज कर सकते, आप बोलते हो कि सब्जेक्ट मैटर के बदले आप बोलते हो द थिंग टू बी इंश्योर्ड, तो नेचुरली उससे आपके मार्क्स पे इफेक्ट हो सकता है। ओन वर्ड्स में जरूर लिख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कमर्शियल टर्म्स है पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन करते जाओ और वो टर्म्स यूज करना है। उसके बाद आपको जो टॉपिक जैसे समझ में आए आप आराम से उसके ऊपर लिख सकते हो, ठीक है।
I'll also take another question now. अंजिता is asking, सेकंड चैप्टर में से डिस्टिंक्शन के अलावा भी आंसर आएंगे क्या? ओके अंजिता बेटा, एग्जाम में 15 मार्क्स है इस चैप्टर पे, तो समझो डिस्टिंग्विश बिटवीन आ भी जाएगा, इट इज क्वाइट पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, बट डिस्टिंक्शन के अलावा कुछ और भी आएगा, जैसे आपको समझो शॉर्ट नोट आ सकता है, लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, बट देयर इज चॉइस, उन क्वेश्चंस में चॉइस है, ऑप्शन है। तो ये जो 6 बड़ी बड़ी आंसर्स आपके उस चैप्टर में है, अगर आपको टफ जा रहे हैं तो आप सेफली उसे चॉइस में छोड़ सकते हो, लेकिन कंपल्सरी आपको डिस्टिंक्शन करना है। In my other videos I have shared, I'll try and see if I can find that PPT. मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने the topic that we have discussed, in that video I have actually told you about how much time, कौन सी वाली, just a minute, I'll just look for that moderator session. Okay. So what I was trying to say is that there is a video on which I have uploaded about the entire topic of the distinguish between of that chapter. ठीक है, तो उसमें से आपको अगर पीपीटी में मैंने बताया है कि कल आज सुबह ही जो मैंने डिस्टिंक्शन का वीडियो पोस्ट किया है, उसमें एग्जैक्टली आपको आइडिया मिल सकता है कि कितना आपको how much part of the question paper you will be able to attempt. ठीक है, तो I'll just figure that in a while and try to share that file. Just hold on for a minute. Okay, so I just found it. I'll go to the slide जिसमें मैंने बताया है क्वेश्चन पेपर्स के बारे में, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप देखेंगे स्लाइड में, so I'll just share my screen again. Okay, so if you will see here, इस पीपीटी में देखो मैंने क्या बताया है कि आपके जो चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल डिस्टिंग्विश बिटवीन का जो पार्ट है, आप देख सकते हो कि फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सितंबर 21 का ये पेपर है, जैसे आप दिख रहा है, सितंबर 21 एज वेल एज जुलाई 22। सितंबर 21 में देखेंगे तो एंटरप्रेन्योर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पर 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव आए थे, 2 मार्क का टर्म कॉन्सेप्ट, 3 मार्क की केस स्टडी जो आप आराम से डिस्टिंक्शन के पॉइंट से लिख सकते हो, एंड एक डिस्टिंक्शन। तो कुल मिलाकर 11 मार्क्स आपके कवर हो गए थे फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। अब ये जो है जस्टिफाई, से फॉर एग्जाम्पल उसमें होगा प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये भी अगर जस्टिफाई में, तो पहली सबसे बड़ी बात ये है कि आपको 4 में से 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो आप सेफ हो, ठीक है। हाउएवर आप देखेंगे यू विल बी सरप्राइज्ड, एक दूसरा पेपर मैं आपको बताऊंगी जिसमें यू विल हैव जो एंटायर पूरा का पूरा 11 मार्क्स था जो आपने आप अटेम्प्ट कर सकते थे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो आई कांट फाइंड दैट क्वेश्चन पेपर येट, बट यू विल बी रियली सरप्राइज कि उस पेपर में केस स्टडी था, टर्म कॉन्सेप्ट 2 पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव्स भी थे, एज वेल एज डिस्टिंक्शन था, और उसमें कोई भी शॉर्ट आंसर था ही नहीं, ठीक है। तो ये सेफ रहने के लिए है। ऑल्सो आई ऑलवेज हैव रिपीटेड कि ये चैप्टर आपको डिग्री कॉलेज में आने वाला है, तो रीड तो जरूर करना है, हालांकि आज मत करो अगर अब तक नहीं किया है तो। So this is my point on this. अब जो कोई टाइम अप्रोक्सीमेशन के बारे में पूछ रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 hours 1 hour 80 minutes के मुताबिक ये मैंने स्लाइड बनाया हुआ है। आई होप यू ऑल कैन सी दिस। देखिए जो ये क्वेश्चन है, टाइम अप्रोक्सीमेशन जो बता रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स आप 15 मिनट में खत्म कर दो,
एक्सप्लेन टर्म कॉन्सेप्ट, एक टर्म कॉन्सेप्ट 5 मिनट्स मैक्सिमम लगना चाहिए। एक्चुअली जल्दी अगर अच्छा प्रिपेयर किया है तो जल्दी भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव्स भी 10 मिनट में खत्म हो सकते हैं। केस स्टडी बहुत सिंपल है, एक एक लाइन के आंसर लिखने, ठीक है, तो वो भी आपका बहुत जल्दी हो सकता है, 10 मिनट्स मैक्स और लेस। डिस्टिंग्विश बिटवीन हो सकता है कि आपको 30 मिनट्स लगेंगे। तो अगर आप आज एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके रखो। अकॉर्डिंग टू दिस आप चेक कर सकते हो कि आपका कितने टाइम में हो रहा है। आई थिंक ओसी में जो टाइम एक्स्ट्रा मिला है आपको, 10 मिनट्स का जो एक्स्ट्रा राइटिंग टाइम मिला है, वो सबसे ज्यादा फायदा थ्योरी पेपर में होने वाला है, बिकॉज आपके पेपर्स खत्म नहीं, कंप्लीट नहीं होते। तो देखिए ये आपका एक रैंडम अलॉटमेंट किया है, यहाँ मैंने चेकिंग के लिए भी 10 मिनट्स रखे हुए हैं, तो आपको शायद वो जरूरी नहीं होगा, बट हाउएवर इफ यू विल सी दिस इज व्हाट वी विल हैव टू अप्रोक्सीमेटली कीप अवर टाइम लिमिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन टाइम के बारे में। आई विल आल्सो रिपीट, यस शुभ, शुभ का बहुत ही क्वेश्चन वैलिड है, जुगाड़ वाला क्वेश्चन है। देखो जब आप प्लानिंग का डिस्टिंक्शन पढ़ रहे हो, राइट, एंड अगर ऐसा हो जाता है कि शॉर्ट नोट आ जाता है, ओके, तो शॉर्ट नोट में आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स है, ओके, सो आई एम टेलिंग यू जुगाड़ वे ऑफ स्कोरिंग मार्क्स। अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपके पास ऑप्शन में आपको प्लानिंग या कंट्रोलिंग का आंसर अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, तो कुछ बहुत कॉमन पॉइंट्स है, लाइक एफिशिएंसी, लाइक प्राइमरी फंक्शन, okay, end function, there is minimum input, maximum output is how you will explain efficiency. Then again you have optimum utilization of resources, continuous process, ऐसे बहुत सारे points, achievement of objectives, then planning is connected with controlling, planning is the basic for controlling, ऐसे points मिलाकर भी आप चाहे कोई भी मैनेजमेंट फंक्शन का आंसर आ जाए, एंड अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन बेटर नहीं है, तो इस तरह से जो कॉमन पॉइंट्स है उससे जरूर लिख सकते हैं। तो शुभ, थैंक यू वेरी मच, यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स। देखो बेटा आपको शुरू कैसे करना है, 4 मार्क्स का आंसर होगा, 5 मार्क्स का सपोज शॉर्ट नोट है, तो आपको शुरू करना है प्लानिंग के मीनिंग से शुरू करोगे, ठीक है, वो जो आपने डिस्टिंक्शन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसके बाद ये कॉमन पॉइंट्स लिखो, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज controlling is based on planning, planning is important because it is goal oriented, planning is important। तो जो समझो कुछ भी याद नहीं आता है, जैसा हम सेइंग पॉइंट्स के ओके चलो शायद आपने पढ़ाई नहीं किया है, एक नजर डाल सकते हो, हेड पॉइंट्स देख लो, ओन वर्ड्स में लिखो। यस शुभ, वेरी गुड क्वेश्चन, पक्का मार्क्स मिलेगा। देन अगेन okay, Tausif is asking me whether banking, insurance, warehouse, transport में से ज्यादा क्या important। लॉन्ग आंसर आएगा फ्रॉम बैंकिंग, आइदर टाइप्स और फंक्शंस ऑफ अ बैंक, ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स है, ठीक है। तो आई जस्ट शो यू दोज स्लाइड्स वेयर आई हैव गिवन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ये लॉन्ग आंसर की पहले बात कर लेते हैं। अब देखो लॉन्ग आंसर में मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया हुआ है, कैसे आंसर शुरू करना है, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, डेफिनेशन होना चाहिए, उसके बाद आपके फीचर्स, फंक्शंस, जो भी क्वेश्चन है, एंड लास्ट में कंक्लूजन, यू नो इट्स अ झांसू इंप्रेशन। ये ऐसे टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, और इसके लिए ये जरूरी है कि आपको आपके यू नो ऑल द कंटेंट में लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना है। अब कंक्लूजन ऐसे नहीं लिखना है कि 10 द अबव पॉइंट्स आर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग, ऐसे नहीं लिखना है। So you have to mention, अगर आप टाइप्स ऑफ बैंकिंग का आंसर अटेम्प्ट किया है, 8 मार्क्स का आंसर है, कंक्लूजन क्या लिखोगे? कंक्लूजन, आपने इतने सारे बैंकिंग के टाइप्स पढ़े, अब आप इससे क्या कंक्लूड कर रहे हो? दैट ये जो आंसर हमने लिखा है, अकॉर्डिंग टू दैट एज वी सी बैंकिंग इज एन एवर इवॉल्विंग फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स, इट्स एन द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। और यहाँ पर अब नए बैंकिंग, आपको देखो फंक्शंस ऑफ बैंकिंग या टाइप्स ऑफ बैंक्स के बाद तुरंत एनबीएफसी, पेटीएम, गूगल पे वगैरह के बारे में भी बताया है, द न्यू बैंकिंग फॉर्मेट्स। तो ये कंक्लूजन लिख सकते हो कि कैसे बैंक्स आर एवर इवॉल्विंग, आगे भी जाके एक डायनामिक फील्ड है,
और इसमें आप नए नए कैसे इंट्रोडक्शंस भी आए हैं, ये आपका कंक्लूजन होना चाहिए. दिस इज गोइंग टू नेल इट. दिस इज लाइक अ बैंग ऑन इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर कि ये सिर्फ पढ़ बाय हार्ट नहीं कर रहा है, ये समझ रहा है टॉपिक, क्यों ये सिलेबस में आया हुआ है, कैसे ये आपको आगे के साल में इसके ऊपर से फर्दर स्टडीज के लिए भी हेल्प करेगा. ओके, तो ये ऐसे कंक्लूजन लिखने हैं. अगर आप मेरा वीडियो देखोगे लाइव पर जाकर, तो मैंने लास्ट ईयर यूट्यूब लाइव रिविजन सेशन लिए थे, तो जहां चैप्टर नंबर 4 पर टाइप्स ऑफ बैंक्स का आंसर डिस्कस किया है, वहां जाइए, डायरेक्टली आप स्क्रॉल करके उस सेक्शन पर जाकर सुन लीजिए, तो पूरे लॉन्ग आंसर का आपका रिवीजन हो जाएगा. तो जो क्वेश्चन हम बात कर रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन था अबाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक. लॉन्ग आंसर के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर यू विल सी द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर. जैसे मैंने बताया 4 स्टार 5 स्टार क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बैंक्स. उसके बाद समटाइम्स देखो फंक्शंस पूछते हैं बट ज्यादा नहीं पूछा है, 2 स्टार दिए हैं. और जस्ट लाइक टाइप्स ऑफ बैंक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो यहाँ पर बोर्ड ने हमें फॉर्मेटिंग में बोला हुआ था कि फंक्शंस पे लॉन्ग आंसर आ सकते हैं, बट रिमेंबर 3 बोर्ड पेपर हो चुके हैं नए बोर्ड पेपर पैटर्न में, कहीं भी लॉन्ग आंसर मैनेजमेंट फंक्शंस पे नहीं आया है. कौन से तीनों पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया था? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. अब हमें ध्यान रखना है कि वो तीनों पेपर में डिलीटेड सिलेबस था, बट अगर आप बिजनेस सर्विसेज के लॉन्ग आंसर कर लेते हो, मार्केटिंग का फंक्शंस कर लेते हो, तो आप शायद सेफ रहोगे. ऑलराइट, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, कोई बात की कोई गारंटी नहीं हो सकती है, बट यस बिकॉज अपना पोर्शन बहुत वास्ट है. मेरे डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिखा हुआ है कि बिकॉज पोर्शन अपना बहुत वास्ट है, तो हो सकता है कि आपको सिलेक्टिव स्टडी करना पड़े. तो पहले ये स्टार वाले कर लो, हायर स्टार वाले, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार, इस तरह से जाना. अगर सब हो जाता है वंडरफुल, आपके पेपर में बहुत बड़ी वैरायटी दिखेगी. अब मैं आ जाती हूँ दूसरे सेट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर. लॉन्ग आंसर के बाद हम आते हैं जस्टिफाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर. तो स्टूडेंट्स, I have been a moderator of our subject since many years. तो कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे दूसरे YouTube चैनल्स पर वीडियोस में यंग बॉयज एंड गर्ल्स पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. बट स्टूडेंट्स प्लीज नोट, बोर्ड में जो है उसका रिसर्च, उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है. एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं वो लोग, बार बार रिपीटेड चीजें आ रही है, तो बच्चों को मैंने बहुत कम शॉर्टलिस्ट करके दिया हुआ है. एंड आप देखोगे जस्टिफाई में, इसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, 6 जस्टिफाई इसमें से सॉल्व किए हैं. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, ये भी उस वीडियो में है, बिकॉज इसका डायरेक्ट आंसर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो आपको 3-4 जगह से मिक्स एंड मैच करके रखना है. तो ये ब्यूटीफुल आंसर बनाया है, ट्रस्ट मी, मॉडल आंसर पेपर को देख के बनाया है, तो बिल्कुल जो एग्जामिनर्स ढूंढ रहे हैं वो सारे पॉइंट्स उस आंसर में है. तो जरूर देखना वीडियो, जरूर बाय हार्ट कर लेना, उसी फॉर्मेट में लिखना सेंटेंस वाइज. ओके, जैसे बोर्ड में एक्सपेक्टेड है. हम मॉडरेटर्स हैं, आई एम एन एग्जामिनर फॉर, आई एम टीचिंग सिंस 33 इयर्स, आई एम एन एग्जामिनर फॉर द फर्स्ट 20 इयर्स, लास्ट 12-13 साल से मैं मॉडरेटर हूँ. तो हमें बिल्कुल आइडिया है कि किस तरह से सारी चीजें एक्सपेक्टेड होती है, क्या आ सकता है, एंड प्लस चॉइस है ना, तो डोंट वरी. तो आई होप आप सबने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एंड अदरवाइज यू कैन कम बैक ऑन माय वीडियो एंड रेफर टू दिस. मेरे वीडियो में मैंने प्रिंसिपल्स वाला जस्टिफाई बनाया है, इंडेमनिटी का जस्टिफाई बनाया है, ई बिजनेस अलाउज वर्क अक्रॉस ग्लोब बनाया हुआ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस वीडियो में है, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. तो ये 6 तो उसमें है ही, ट्रस्ट मी सेफ रहोगे. इसके अलावा बाकी के भी आप देख लीजिए, बहुत अच्छा होगा. सो ये हो गया आपके, आई होप सभी को समझ में आ रहा है. कुछ डाउट्स है तो प्लीज पोस्ट कीजिए. जस्ट नाउ हम बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ठीक है. तो सभी लोग देखते जाइए, हमने अब तक डिस्कस किए
इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स कौन से हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट जस्टिफाइज क्या हो सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर फिर एक बार स्क्रीन शेयर करूंगी दैट जस्टिफाई में एग्जैक्टली आपको क्या करना है, किस तरह से आंसर लिखना है। 2 out of 4 have to be attempted. जो भी स्टेटमेंट दिए होंगे, क्वेश्चन दिए होंगे, वो आपको रीराइट करना है, सीधा आंसर मत स्टार्ट करो। जस्टिफाई में जरा क्वेश्चन वापस लिखो और फिर आंसर स्टार्ट करो। शुरू आंसर करेंगे मीनिंग से, ठीक है, आंसर शुरू करेंगे मीनिंग से, उसके बाद आपको रीजंस देना शुरू करना है। मतलब जस्टिफाई बेसिकली क्या है, गिव रीजन। तो आप पहला कारण कैसे शुरू करोगे, मीनिंग, दूसरे उसके बाद आप कारण दोगे कि क्यों ई बिजनेस इज इजियर देन ट्रेडिशनल बिजनेस, क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर के फायदे के लिए बनाया गया है। तो ऐसी सारी चीजें आपको देखते जाना है, ऑलराइट। इसके अलावा ये जो मैं पॉइंट लिखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक के ऐप से भी मिलेगा। आज वो टाइम नहीं होगा बिकॉज आपको उस ऐप के ऊपर बहुत एड्स आते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, फॉरगेट दैट, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो ये जस्टिफाई इंपॉर्टेंस हो गए। आई विल कंटिन्यू। अब मैं आ रही हूँ कि जो शॉर्ट नोट्स है, ओके। तो अब मैं शॉर्ट नोट्स के बारे में बात कर रही हूँ। यस विकास, मैं आपके क्वेश्चंस बाद में लूंगी। आई होप स्टूडेंट्स सब ध्यान से सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दैट हर क्वेश्चन में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन ऑन शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स के लिए हम देखेंगे कि which are the important topics. I'll just look for that. I can't find that slide on short notes. Anyways, I'll tell you that हर चैप्टर में जो भी आपका क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स और 7 मार्क्स के लिए, उसे आपको ढूंढना है और जिसमें आपको शुरुआत करनी है इंट्रोडक्शन से, डेफिनेशन से, और 1-2 लाइन का कंक्लूजन लिखना है। अगर कोई लॉ कनेक्टेड है तो वो लॉ मेंशन करो, ईयर मेंशन करो। अगर कोई डेफिनेशन लिख रहे हो तो डेफिनेटली ऑथर का नाम लिखना है। अगर आप 4 P's लिख रहे हो तो आपको लिखना है कि हु हैज प्रोपाउंडेड द 4 P's। तो इस तरह से आपका आंसर सब्सटैंशिएट होना चाहिए। अगर आपको 70 आउट ऑफ 80 या 75 आउट ऑफ 80 या 75 क्रॉस करना है तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। टोटली आपको इसके ऊपर 8 पॉइंट्स पढ़ने होंगे, कम से कम 8 पॉइंट्स। अगर कोई आंसर ऐसा है जिसमें 8 पॉइंट्स नहीं है, कई बच्चों का ये सोच है कि 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स लिखना होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां तक हो सके 6 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स। अगर आपकी स्पीड कम है, नहीं ज्यादा हो पाता है, तो कम से कम आपको हेड पॉइंट्स तो लिख ही दो। हेड पॉइंट्स लिख दो, एग्जामिनर समझ जाएंगे कि आपने पढ़ाई किया है। और मार्जिन के साथ देखा जाए तो 1.5 या 2 स्लाइड्स का आंसर आपका होना ज्यादा फायदे का होगा। I will just try and look for this important answer in brief questions a little later. Just now हम आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विश। इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आज मॉर्निंग में जो मैंने वीडियो पोस्ट किया है पूरा मैंने समझाया कैसे आंसर लिखना है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। आपके पास चॉइस है, आउट ऑफ 3 आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पर हमने लिखा है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 7। तो मैं इसका लॉजिक आपको समझाती हूँ। आप बोलोगे कि बाकी के चैप्टर्स में भी डिस्टिंक्शन तो है, बट मैम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आई टेल यू द रीजन, बिकॉज आप अगर कोई बोर्ड पेपर देखोगे तो जनरली देखो आप, डिस्टिंग्विश बिटवीन कौन से चैप्टर से आया है, 2nd चैप्टर, 4th चैप्टर एंड 7th चैप्टर। आई बात समझ में? तो दिस इज September 21। अब और एक पेपर देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन आप देखोगे यहाँ पर 2nd, 4th, 5th चैप्टर में से भी आया है। ओके, तो मैं तो बोल रही हूँ कि ये करने की जरूरत नहीं है, यू आर सेफ। ये डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। डोंट वरी, चॉइस है। आप बाकी के 3 आपने पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 2nd का, चैप्टर नंबर 4th का एंड चैप्टर नंबर 7। तो सेफ रहने के लिए यहाँ के सारे डिस्टिंक्शन बिटवीन कर डालो, जो भी टेक्स्ट बुक में दिए हैं। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक भी कर डालो, तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे। डिस्टिंक्शन में मैंने खास हाईलाइट किया है कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको रिपीट नहीं करना है। ओके, सेम पॉइंट्स अगर हैं, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट में डोर टू डोर सर्विसेज का पॉइंट नहीं लिखना है, बिकॉज
रेल ट्रांसपोर्ट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर, एयर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर। तो ऐसे सेम पॉइंट्स किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी डिस्टिंक्शन में दोनों तरफ अगर सेम पॉइंट है तो वो पॉइंट नहीं लिखना है। पढ़ते समय ध्यान रखो, और जब आंसर पूछते हैं तो ठीक से सोच के लिखो, बहुत इंप्रेशन खराब हो जाती है और इससे खाली पीली आपके मार्क्स का लॉस हो सकता है। और एक पेपर जो हमारे पास है, जुलाई का पेपर भी देख लो आप। there's actually one more March paper also, which I think I have made that brief in this PPT. बट उस मार्च के पेपर में भी आप तीनों सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और सेवेंथ में से ही पूछा था, तो आप बिल्कुल सेफ हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो ये हो गए आपके मोस्ट डिस्टिंक्शन वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब आपकी पढ़ाई हो जाती है, आपको रिविजन करना है, तो आपके पास जो ओल्ड बोर्ड पेपर्स होंगे, बुक्स होंगी, इनफैक्ट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के ऐप पे भी मिल जाएगा, मैं लिंक भी डाल दूंगी इस वीडियो के नीचे। तीनों जो बोर्ड पेपर्स आए हैं अब तक, उसका लिंक डाल दूंगी, तो आपको रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपका इफ यू वांट दैट आई शुड डिस्कस द ओल्ड बोर्ड पेपर्स, तो हम शाम में फिर यूट्यूब लाइव सेशन ले सकते हैं, तो प्लीज लेट मी नो। अगर आप चाहते हो तो हम शाम में फिर एक बार बोर्ड पेपर्स सॉल्व करने के लिए मिल सकते हैं। सो इफ दैट इज गोइंग टू बी ऑफ हेल्प, अगर इतना टाइम होगा आपको तो हम वो कर सकते हैं, तो प्लीज पोस्ट ऑन द चैट बॉक्स अगर आप चाहते हो कि शाम में हम या अराउंड 4 o'clock समथिंग हम फिर एक बार यूट्यूब लाइव पर जाकर बोर्ड पेपर्स, तीनों बोर्ड पेपर्स हम डिस्कस कर सकते हैं, आपका सारे डाउट उससे सॉल्व हो जाएंगे, तो आप कंफर्टेबल भी हो जाओगे कि मैंने अगर इतना ऑप्शन में छोड़ा है तो शुड आई डू दैट, क्या वो मुझे करना जरूरी है या नहीं जरूरी है। ठीक है, तो ओके, ध्वनि सेइंग we can join for the YouTube live session. Monty, yes, so if we have a greater response, I would really love to. Yes, Toshif, I understand time नहीं होगा, but maybe सेशन खत्म होने के बाद आप 2x स्पीड में एक बार सुन लेना वीडियो, तो आपको रिविजन हो जाएगा बोर्ड पेपर्स का, बिकॉज सबसे बेस्ट रिविजन किसी भी सब्जेक्ट के लिए ओल्ड बोर्ड पेपर्स होते हैं। और अब आपके बैच के पास 3 बोर्ड पेपर्स हैं, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, उसमें डिलीटेड पोर्शन नहीं है। ओके, मेरे बहुत सारे वीडियोस में भी डिलीटेड पोर्शन में नहीं है, बट रिमेंबर डिलीटेड पोर्शन इज समथिंग विच इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो अभी उसका स्ट्रेस मत लो, जो है वो पूरी अच्छी तरह करो। चलो अब कंटिन्यू करते हैं, वी विल सी द वेरियस क्वेश्चन, जो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे। अब ये तो मेरा स्लाइड पुराना है, आप देखेंगे कि मेरे YouTube चैनल पे सारे केस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 से 4 का पार्ट 1 बनाया हुआ है, चैप्टर नंबर 5 टू चैप्टर नंबर 8 का एक दूसरा रिविजन वीडियो है। देख लो, सुन लो, आंसर्स नोट करते जाओ। ये जो भी मेरे वीडियोस आप देखते हो स्टूडेंट्स, 100% आपको कैसे बैठना है, टेक्स्ट बुक लेके बैठना है, एक बार सुन लिया, मार्क कर दिया, खत्म। सो यू ट्राई एंड डू दैट। केस स्टडी के आपके आंसर लिखते जाओ, अच्छा सा रिविजन हो जाएगा। एंड रिमेंबर स्टूडेंट, सारे वीडियोस में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, यू नो, उसकी वजह से आपको अच्छा याद रहेगा, जल्दी याद रह जाएगा, कुछ बाहर नहीं करना होता, समझो, अंडरस्टैंड द आंसर एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडर द क्वेश्चन ऑन माय यूट्यूब चैनल। जस्टिफाई का वीडियो अपलोड किया है, HSC एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस, ये जो अभी मैं आपको स्क्रीन बता रही हूँ, हालांकि उसमें इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस का मैं इसमें लिंक पोस्ट कर दूंगी आज, बट बाकी स्टूडेंट्स आप देख लो कि क्या क्या चीजें लाइव रिविजन सेशन है, मतलब समझो आपको अभी प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लाइव यूट्यूब रिविजन सेक्शन में जाइए मेरे चैनल पर, वहां पर आपको चैप्टर नंबर 4 का जो रिवीजन सेशन है उसमें सीधे स्क्रॉल करके आप आ जाइए, आपको दिखेगा स्क्रीन पर टेक्स्ट बुक शेयर किया है मैंने, तो वहां पे जैसे ही प्रिंसिपल्स आ जाते हैं तो वो सारा वीडियो सुन लो, ट्रस्ट मी, याद करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, फास्ट स्पीड में सुनो, जैसे भी सुनो, टेक्स्ट बुक लेके बैठो, मीनिंग्स लिखते जाओ, याद करने में इजी होगा। 2 बार 4 बार सुन भी लोगे तो भी आपको उसमें से आंसर लिख पाओगे। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी
डिसअपॉइंट नहीं होना है। कुछ बच्चे बिल्कुल बोल रहे हैं कि पूरा साल हमने नहीं पढ़ा है, अब क्या हो जाने वाला है मैडम, आप खामखा हमें ये दे रहे हैं कि प्रोमिसेस दे रहे हैं कि हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, आप कर सकते हैं, एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत मेहनत करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजों के ये वीडियोस बनाए हैं, प्लीज इतने सुन लो। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो गया है अपना, नया बोर्ड पेपर पैटर्न बहुत डिफरेंट है। 80 में से 34 तो डायरेक्ट 1 मार्क 2 मार्क और 3 मार्क के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं केस स्टडी को मिलाकर। बाकी जो है डिस्टिंक्शन पढ़ लो, सारे डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट वाले कर लो, तो वो 12 मार्क्स हो गए। तो 34 ऑब्जेक्टिव्स, 12 मार्क्स के आपके डिस्टिंक्शन, प्लस जस्टिफाई कर लो। जस्टिफाई के ही आंसर में से शायद आप कोई शॉर्ट नोट भी अटेम्प्ट कर सकोगे। तो इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ो। आज का दिन है, कुछ इतना लॉस नहीं हुआ है। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, फोकस करो, जो कर रहे हो बहुत अच्छे से करो। यहाँ मैं बात बताना चाहूंगी, एक जो ये क्वेश्चन बैंक रिविजन है, ये जो क्वेश्चन बैंक का रिविजन मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड किया है। कोविड के ईयर में गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन बैंक दिया था, बट बच्चों प्लीज रिमेम्बर दे आर नॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कोई किसी हाल में ऐसा मत समझो कि इसमें से ही आएगा। आप अगर कोई बोर्ड पेपर से मैच कर लोगे तो बोर्ड पेपर में उसमें से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, तो वो वीडियो आपको बिल्कुल नहीं देखना है। आप अभी फोकस करेंगे केस स्टडी, जस्टिफाई, ऑब्जेक्टिव्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये वाले क्वेश्चंस कर डालो। एंड जिसको लॉन्ग आंसर करने हैं, शॉर्ट नोट करने हैं, उनको कहाँ पे वीडियोस मिलेंगे? फॉर लाइव रिविजन लेक्चर्स। ओके, तो ये हो गया इसके बारे में। यशिका भट्ट, बेटा आई हैव ऑलरेडी, आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया होगा। मैंने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर के बारे में बताया है। अगर आपके 6 इम्पोर्टेंस नहीं हो रहे हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू लर्न दोज आंसर्स, तो प्लीज डिस्टिंग्विश बिटवीन पूरा का पूरा बहुत अच्छे से करो। 1 मार्क ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, उसमें से 2 मार्क्स टर्म्स और कॉन्सेप्ट पक्का आएगा। I will once again show you that screen where question papers के marks मैंने बताए हैं। If you will see here, देखो functions of management पे objective distinction में से लिख पाओगे, term concept distinction में से लिख पाओगे, केस स्टडी भी सॉल्व हो जाएगा उसी में से, एंड डिस्टिंक्शन भी आप अपेयर करोगे। ज्यादा से ज्यादा जस्टिफाई का चॉइस में छोड़ दो, 11 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक यशिका योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। ओके, विकास का क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है, मार्केटिंग के चैप्टर में से क्या करना है। अब विकास आई टेल यू, मार्केटिंग के लास्ट ईयर जो डिलीटेड पोर्शन था, तो सिग्निफिकेंस ओमिट हुआ था, टाइप्स ऑफ मार्केट्स ओमिट हुआ था। अब टाइप्स ऑफ मार्केट में समझो आपको ऑब्जेक्टिव पूछने का चांसेस है। जो आंसर है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर, फर्म एज वेल एज टू द सोसाइटी, ये तीनों आंसर में से ट्रस्ट मी, एक बोर्ड पेपर ऐसा था कि 2 शॉर्ट नोट्स आए थे क्वेश्चन पेपर में। जैसे यहाँ देख लीजिए, इस पेपर में 4 मार्क्स के लिए पूछा था इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, और 5 मार्क्स के लिए पूछा था टू द कंज्यूमर, मतलब दोनों आए थे। प्लस हर बोर्ड पेपर में हम देखते हैं मार्केटिंग के चैप्टर से एक लॉन्ग आंसर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज, अब एक दूसरा क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं, देखते हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर एक बार देखो, मार्केटिंग में 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आए थे जुलाई के पेपर में, प्लस 4 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट पूछा था। ये फिर से आई थिंक इट वाज समथिंग अबाउट इम्पोर्टेंस, एक शॉर्ट नोट भी आया था, एज वेल एज लॉन्ग आंसर ऑन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वाज देयर। तो आई होप विकास योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। Then I'll take some more questions now. Yes, विकास, देखो, बिकॉज आपने समझो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में 2 ही शॉर्ट नोट किए हैं। ओके, आई रिपीट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में टोटल सिर्फ 5 मार्क्स है। आप देख सकते हो यहाँ पर बोर्ड में कितने मार्क्स का आने वाला है। चैप्टर नंबर 3 सबको पता ही होगा, 5 मार्क्स। अब इसमें से 2 ऑप्शन है, या तो 5 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट आ जाएगा, एक बोर्ड पेपर था, आप सरप्राइज हो जाओगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे उन्होंने पूछा था द क्वेश्चन ऑन
सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पूछे थे। ये क्वेश्चन में 4 का आंसर ब्रीफ था एंड 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव। तीसरा जो बोर्ड पेपर की मैं बात कर रही थी, मार्च वाले पेपर में उन्होंने 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछे थे और 3 मार्क्स का केस स्टडी। अब देखो इस चैप्टर में बहुत सारे आंसर्स हैं, हो सकता है 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो छोड़कर अगर और कुछ पूछ लेते हैं तो आपको यू माइट गेट स्टक ओवर देयर। तो इसलिए बाकी के चैप्टर के शॉर्ट नोट्स कर लो तो अच्छा है। ट्रस्ट मी, अगर आपके पास टाइम कम है, अब बोलोगे आपकी अब मैं मार्केटिंग के कैसे इंपॉर्टेंस पढ़ूं, तो हेड पॉइंट्स पढ़ लो। एक बार आप फ्लो में जब पेपर लिख रहे हो आप देखोगे कि मार्केटिंग का सोसाइटी को क्या फायदा है, तो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। ये हेड पॉइंट याद है, आपने 2 बार रीड किया हुआ है तो ओन वर्ड्स में आप कुछ ना कुछ लिख सकोगे। 4 मार्क्स में से ट्रस्ट मी हेड पॉइंट्स के तो 1 मार्क मिल ही जाएंगे, जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा है तो 2.5 मिलने के फुल चांसेस है। ठीक है, तो ये फिर एक बार मैं एक अलग फाइल शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ इन विच मैं आपको बाकी के भी इम्पोर्टेंस बता सकती हूँ। सो प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। तो दिस इज द मॉडरेटर सेशन दैट आई हैव, जो मैं बॉम्बे के अलग अलग कॉलेजेस में कंडक्ट करती हूँ और वहाँ पर ये सारी चीजें बच्चों को बताई हुई है। तो यस, आई हैव फाउंड द स्लाइड एंड आई विल शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। सो आई चॉप माय शेयर, आई होप एवरीबडी इज विद मी। तो टेक्स्ट बुक लेकर बैठिए, मार्क करते जाइए। और यहाँ है आपका शॉर्ट आंसर का वीडियो। सो इज माय स्क्रीन विजिबल टू एवरीबडी? यस, सो यू कैन सी दिस। तो ये जो शॉर्ट नोट्स का स्लाइड नहीं मिल रहा था, अब मिल गया है, आप देख लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट आंसर हैं स्टार्स के मुताबिक करते जाइए। सबसे पहले 3 स्टार का आंसर करो, 2 स्टार का आंसर करो, एंड अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो बाकी के भी करने चाहिए। ओके, सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पे वापस आकर देखते रहना, बिकॉज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, कारण दे रही हूँ कि आपको क्यों ये पहले करना है, क्यों बाद में करना है। तो अगर आपको अभी लग रहा है कि समझ में नहीं आया तो प्लीज कम बैक टू द वीडियो एंड मेक श्योर बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो मत करो। सेकेंड चैप्टर में से मैंने सिर्फ 1 स्टार दिया है, वो भी स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे बोर्ड पेपर्स देखे हैं और उसमें देखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एक आधा बार पूछा हुआ है, ज्यादा नहीं पूछा। ठीक है, इफ यू आर लकी इसी में से आएगा, अदरवाइज आपके पास चॉइस है, बाकी का कर लो, आप सेफ रहोगे। अब चैप्टर नंबर 3 में से ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर फंक्शंस को मैं 2 स्टार देना चाहूंगी। एंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, अगर मुश्किल जा रहा है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, चॉइस है, आप सेफ रहोगे। चैप्टर नंबर 4 इतना बड़ा चैप्टर है, 27 मार्क्स है, लेकिन अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स 5 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए बहुत कम पूछ रहे हैं। एक ही फेवरेट सा क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेयरहाउसेस। देखो कम्युनिकेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई भी यूट्यूबर आपको, कोई भी ओसी पढ़ाने वाला अगर कम्युनिकेशन पढ़ने की बात कर रहा है, पोस्टल डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, प्लीज मत सुनो उसका। अगर पूछते हैं बाय वर्स कम टू वर्स सिचुएशन में अगर पूछेंगे तो भी बाकी के 3 जो ऑप्शन में आपके पास होंगे वो बहुत इजी होंगे, बाकी के 2 जो आपको अटेम्प्ट करने वो एकदम इजी होंगे। तो वो जो आई थिंक बहुत सारे जगहों पर मैंने देखा है कि अननेसेसरी बच्चों पे स्ट्रेस आ रहा है, ऑलमोस्ट सारा का सारा पढ़ने की बात हो रही है। तो ये देखो फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग, टाइप्स ऑफ वेयरहाउसेस एंड टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, उसमें भी आप देखो फंक्शंस और टाइप्स ऑफ पॉलिसीज भी कम ही पूछा हुआ है। ओके, हाउएवर आई रिपीट, देयर इज नो गारंटी ऑफ एनीथिंग। अब तक के दोनों बोर्ड पेपर्स बहुत इजी आए हैं, सारे लैंग्वेज पेपर्स बहुत इजी थे, तो हो सकता है ओसी भी उतना ही इजी होगा और आपको रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे।
इन एनी केस देख लीजिए लास्ट चैप्टर नंबर 5 में से सबसे, देखो चैप्टर नंबर 5 आपको 10 मार्क्स के लिए है, लॉन्ग आंसर है नहीं इसके ऊपर, डिस्टिंक्शन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो बाकी के जो आंसर्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे आउटसोर्सिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आने का चांस है, ई बिजनेस बड़ा फेवरेट टॉपिक है, या ऑब्जेक्टिव में आएगा या टर्म्स में कॉन्सेप्ट में आएगा, तो बहुत अच्छे से ये कर लो, इंटरेस्टिंग भी है। और स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स मेरे ऑब्जेक्टिव के वीडियो में भी डाले हुए हैं। चलो आ जाते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, चैप्टर नंबर 6 में से क्या पढ़ना है? यू विल बी सरप्राइज स्टूडेंट्स दैट बोर्ड पेपर्स में जो आपके पास टेक्स्ट बुक में 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया ना, 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से कौन से कभी नहीं पूछते? दे नेवर आस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स भी नहीं पूछते। कभी कभार पूछा होगा तो ओनर्स पूछा होगा, वो भी मैंने बहुत सारे बोर्ड पेपर्स में ढूंढा, कहीं नहीं मिला मुझे। अब देखो नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बच्चों लास्ट एग्जाम में कैंसल था, चांसेस है इसके ऊपर जस्टिफाई आ सकता है, जस्टिफाई का वीडियो में ये आंसर मैंने बनाया है, तो पक्का जाके देख लो। समझो इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ जाता है, तो वही जस्टिफाई के आंसर से 2-4 पॉइंट जोड़ दो और आपका आंसर हो जाए। दूसरी बात, बिजनेस एथिक्स या आंसर टॉपिक लास्ट सिलेबस में कैंसल था, हो सकता है ऑब्जेक्टिव आ सकता है, हो सकता है 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, जो भी है ये जरूर अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 6 चैप्टर का। 7 चैप्टर में राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स इतनी बार पूछा हुआ है कि मुझे लगता है अब नहीं पूछे। 3 बोर्ड पेपर्स हो चुके हैं, तीनों में राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स आया था। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन पुराने सिलेबस में कैंसल था, चांसेस है आने का, तो पढ़ लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कैंसल था, हो सकता है कल आपके बोर्ड के पेपर में आ जाएगा। तो इस तरह से एक अंदाजा आप बांध सकते हो। जैसे मैंने बताया, आप पैनिक मत हो जाओ कि अरे मैंने तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज किया ही नहीं है, मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन छोड़ दिया है। देखो आपको मैंने जो जस्टिफाई का आंसर बताया ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज फास्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, उसमें से आपको जस्टिफाई का आंसर और इसका आंसर थोड़ा बहुत कॉमन हो जाएगा। नीड क्या है, जरूरत क्या है, इसके हेड पॉइंट्स याद कर लो। हेड पॉइंट्स याद कर लिए हैं तो आप ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरा छोड़ देना है, पैनिक नहीं होना है, जितना हुआ है पढ़ो, जितना हो सकता है हेड पॉइंट्स याद कर लो। अगर अब आपको लग रहा है कि टाइम बहुत कम है तो यू कैन डू दैट। चैप्टर नंबर 8, देखो ओल्ड बोर्ड पेपर्स में नहीं था, ये चैप्टर नया है 12th में, तो अब इसमें इसलिए मैंने ज्यादा ऑप्शन दिए हैं। आपको मैंने बताया कि एक बोर्ड पेपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी भी पूछा था, कंज्यूमर भी पूछा था, दूसरे बोर्ड पेपर में भी इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग पूछा गया है, प्लस 4 P's 2 बार पूछा है, ठीक है। तो अगर ये आंसर्स हो जाते हैं तो उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टुवर्ड्स फर्म करो, उसके बाद वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट का आंसर करो। पहले पैनिक नहीं करना है, जो स्टार मार्क किया है वो कियो करो। बोर्ड में बहुत ऑप्शन है, अगर आपने हेड पॉइंट्स भी कर लिए तो भी आप ऑन वर्ड्स में लिख सकते हो। लास्ट मिनट अब ये फोकस रखो, ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस करो और आप सॉर्टेड हो। Yes, Toshik is asking me, are you from SNDT College, Matunga? Yes, I have been teaching in Matunga SNDT College for the past 33 years and it is my passion. COVID में मुझे पता चला कि बच्चों की बहुत परेशानी है, तो इसलिए मैंने YouTube टेक्नोलॉजी जो हमारे लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है, तो आई सेड कि मुझे मैटर पता है तो मैं कैसे बच्चों तक पहुंच सकती हूँ, और इसलिए मैंने ये मेरा YouTube चैनल सेटअप किया है। कंटिन्यू करते हैं। किसी ने पूछा नहीं है बट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन के बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स की इंपॉर्टेंट टर्म कॉन्सेप्ट कहाँ से आने वाले हैं। ओके, आई एम सरप्राइज किसी ने भी अब तक पूछा नहीं है। तो और भी अगर आपके डाउट्स हैं तो प्लीज पूछते जाइए। देखिए अब यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ओके, तो चैप्टर नंबर 1 में से अगर आप देखोगे 3 बोर्ड पेपर में बार बार सिमिलर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो पूछे जा रहे हैं।
फर्स्ट चैप्टर में से एस्प्रेडिक ऑप्स पे पूछा था, आ सकता है मेंटल रेवोल्यूशन पे भी 2 मार्क्स का टर्म कॉन्सेप्ट पूछा हुआ था। अब देखो ये जो है ना ऊपर रेड में जो मैंने लिखा है ना, उसका एक कारण है। रेड में क्यों है, ध्यान दो, 6 आएंगी, आपको कितने लिखने हैं, 4 लिखने। टेंशन नहीं लेना है, ये लिस्ट देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्टार मार्क वाले। अब चैप्टर नंबर 2 में ये 6 के 6 ऑल 6 वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से पढ़ोगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन से पढ़ोगे। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन वाला कर लो तो बहुत अच्छा, बहुत जगहों पे काम आने वाला है। एक बोर्ड पेपर था जिसमें 2 टर्म कॉन्सेप्ट पूछे थे, जैसे समझो प्लानिंग भी पूछा था, कोऑर्डिनेटिंग भी पूछा था। ओके, तो मतलब 4 मार्क आपके टर्म कॉन्सेप्ट में उसी से कवर हो जाएंगे। तो ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, पहले स्टार वाले कर लो और उसके बाद। अब एक और बात बताऊंगी, अब समझो ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में आपको एग्रो टूरिज्म का जो आंसर है उसके ऊपर 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आने का भी फुल चांस है। मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो डाले हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चों ने अब तक पार्ट 2 देखा नहीं है। देखो मैंने जो सारा वीडियो बनाया है वो पूरे 80 पूरे बोर्ड के रप्पा चप्पा सारे कोने कोने से मोस्ट इंपॉर्टेंट ढूंढ निकाले। आधे आधे घंटे का 2 वीडियो है, एक बार सुन लो, एक स्पीड में सुनो, स्लो करके सुनो, लेकिन उसी से पूरा रिविजन हो जाएगा, बाय हार्ट हो जाना चाहिए पढ़ते पढ़ते। एक काम कर सकते हो आप लोग, वो उसका ऑडियो म्यूट करो, वीडियो प्ले करो और आप पहले आंसर्स लिखते जाओ अपने आप। देखो जिसके पहले में रेड में आंसर ऊपर फ्लोट इन होता है, उसके पहले देखो आपको वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो रिविजन हो जाएगा आपका। बट पार्ट 2 प्लीज देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब मिक्सड अप है। अगर सिर्फ पार्ट 1 देखा है तो बोर्ड में नहीं आने वाले सारे आंसर्स, ठीक है। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव कर लो, बहुत ज्यादा मार्क्स कवर होने वाले हैं। टर्म कॉन्सेप्ट, केस स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स, डिस्टिंक्शन के पॉइंट उसमें से हो जाएंगे, बड़े बड़े आंसर्स का इंट्रोडक्शन भी उसमें से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब देखो आप सरप्राइज हो जाओगे, जो 3 बोर्ड पेपर्स आए हैं उसमें हर एक जगह पर बैंकिंग का 2 मार्क्स के लिए पूछा हुआ था, इंश्योरेंस का 2 मार्क्स के लिए पूछा हुआ था। तो ये सब चीजें हैं। अब ये जो स्टार नहीं मार्क किए हैं वो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। जिन लोगों का स्टार मार्क वाला पोर्शन हो जाता है वो आगे जाकर ये बाकी के एक्स्ट्रा ऑप्शन वाले करेंगे। बट अगर आपका नहीं हुआ है, पैनिक नहीं करना, सेफ हुआ, आपको 6 मिलने वाले हैं, उसमें से 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। बोर्ड इज वेरी काइंड, ये वर्ड्स हमेशा याद रखो, बोर्ड स्टूडेंट फ्रेंडली है। बोर्ड कहीं पर भी आपको चैलेंज नहीं देने वाला है आपके लिए। आप अगर बिल्कुल लास्ट मिनट पढ़ने वाले बच्चे हो तो भी आप इतना कर लो, आप सेफ हो। Once again, explain term concept, chapter number 5, e-business और outsourcing, almost तीनों क्वेश्चन पेपर में आया है। ओके, चैप्टर नंबर 6 में से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर 2 मार्क्स आ सकता है, बिजनेस एथिक्स पे आ सकता है। अब देखो यहाँ पे भी बिजनेस एथिक्स है, शॉर्ट नोट में भी है, तो समझो आपको बहुत सारा ओवरलैप हो रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ बिल्कुल नया मैं बता रही हूँ। ओके, देन अगेन चैप्टर नंबर 7 में देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। लोक अदालत बहुत पॉपुलर है, तीनों बोर्ड पेपर में आई थिंक लोक अदालत पूछा हुआ है। तो पुराने बोर्ड पेपर्स में इसके ऊपर जस्टिफाई आता था, अब मेरे ख्याल से जस्टिफाई के चांस कम है, 2 मार्क्स के लिए आने का चांस है। और लास्ट चैप्टर में प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट एक बोर्ड पेपर में अभी पूछा था। इसके अलावा आपको मार्केटिंग के ऊपर 2 मार्क्स आ सकता है। अब ये देखो जो प्राइस प्रोडक्ट जो है ना 4 P's, बोर्ड एज सच देखा जाए तो इतने डीप में अंदर अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इससे हेल्प हो रही है। एंड अमीना पूछ रही है कि जितना मैं बता रही हूँ वो करेंगे तो काफी है। बेटा आज तो लास्ट डे है, मैं जितना बता रही हूँ उतना कर लो, ट्रस्ट मी एकदम सेफ रहोगे। चॉइस है पेपर में, और एक बात है कि अपना पोर्शन थोड़ा वास्ट है। अगर आप सब करने जाओगे, ये बाकी है वो बाकी है, पैनिक करोगे, कुछ नहीं होने वाला। तो जितना मैं बता रही हूँ वो करो एंड आप आराम से पेपर सॉल्व कर सकते। तो शाम में अगर हम बोर्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 3 बोर्ड पेपर्स यूट्यूब लाइव पर सॉल्व करेंगे, और उसमें आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा कि इतना मैंने छोड़ने के बाद भी अगर मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ तो विल आई बी एबल टू आंसर द पेपर। तो मेरा जो मैंने चॉइस किया उसके मुताबिक मैं सेफ हूँ कि नहीं,
ठीक है, तो डू ज्वाइन इन फॉर द सेशन इन द इवनिंग. I wonder whether I have missed out on any important questions apart from this. Okay, Fatima is asking whether commercial bank and central bank का most important distinguish between. नहीं, commercial और central bank का distinction important नहीं है. I think मैंने already वो slide share किया हुआ था आपके साथ, फिर एक बार share करती हूँ about the most important distinguish between. Like you will see here. देखो यहाँ पे ये वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके पास चॉइस है. अगर समझो उन्होंने सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक पूछ भी लिया, ओके फॉर एग्जांपल, तो भी आप बाकी के 3 ना ये कॉमन वाले में से होंगे 95%. ओके, कोई गारंटी किसी की नहीं होती है, तो आई एम ट्राइंग जस्ट कि मैं आपकी मदद कर सकूं. दिस इज बीन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, बट आई होप आप सभी मैच्योर्ड हो, समझ सकते हो कि इसमें किसी भी तरह का गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता है. ठीक है, तो फातिमा, आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर्ड. एंड देन ओके, दिव्या इज आस्किंग मी अगेन, फिर वही क्वेश्चन है कि मैं जो बोल रही हूँ वो आएगा. यस बेटा, कल के पेपर में ये जो इम्पोर्टेंस आपको स्क्रीन पे इस वीडियो में दिख रहे हैं, आपके जो फ्रेंड है जो अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं, उनको बोलिए कि ये मेरा पूरा मॉडरेटर सेशन है. आप मेरा फाइल देखिए, फाइल नेम इज माय मॉडरेटर सेशन, जो HR कॉलेज में, बॉम्बे के टॉप कॉलेजेस में मैं मॉडरेटर सेशन कंडक्ट करती हूँ, और वहां पर मैंने ये सेम इम्पोर्टेंस शेयर की है. सारे कॉलेज के टीचर्स एक्सट्रीमली हैप्पी हैं, बहुत ही थैंकफुल हैं, और ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बनाए, जो ऑब्जेक्टिव वाले भी वीडियो बनाए हैं. ट्रस्ट मी, स्टूडेंट्स उतने कर लो और कोई भी बोर्ड पेपर उठा लो, आप एकदम सेफ. ठीक है, तो 30 मिनट्स के ऑब्जेक्टिव के वीडियो है. अच्छा, अब एक बात रह जाती है, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगी केस स्टडी के बारे में. हमने टर्म कॉन्सेप्ट बताया. आप देखो, केस स्टडी का जैसे मैंने बताया कि वीडियो तो बनाए हुए हैं, हालांकि वो डिलीटेड पोर्शन उसमें नहीं कवर्ड है, तो 3, 4 या 5 केस स्टडी शायद उसमें नहीं है, बट चॉइस है आपके पास. आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 3, तो डोंट वरी, जो भी आएगा उस केस स्टडी की वीडियो में उसका आंसर आपको मिल जाएगा. 2 पार्ट्स है, फर्स्ट चैप्टर से 4th का एक पार्ट है, फिर चैप्टर से 8th का एक पार्ट है, प्लस जो मैंने बताया क्वेश्चन बैंक बोर्ड ने दिया था वो भी मैंने उसमें सॉल्व किया. अब एक नजर डाल लेते हैं केस स्टडी एक्चुअली लिखना कैसे होता है. सबसे पहले ना चैप्टर पहचान, स्टेटमेंट पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़ो, चैप्टर कौन सा है वो याद करो. नेचुरली आपको सारे चैप्टर्स के नाम फट से याद आ जाने चाहिए. सेकेंड, हमेशा नेचुरली तीनों क्वेश्चंस जो होंगे वो एक ही चैप्टर से होंगे. ऐसा नहीं है कि 2 अलग चैप्टर में से क्वेश्चन आने वाले हैं. आंसर एक वर्ड में नहीं लिखना है, आंसर एक पूरा सेंटेंस होना चाहिए. ऑलराइट, so like for example, Mr. Sayyad is performing the organization function, जो भी है आंसर. नेक्स्ट वन, इसके बाद एक और प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ बच्चे केस स्टडी में 4-5 सेंटेंसेस लिखते हैं. भैया प्लीज डोंट, इट्स अ 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक सेंटेंस लिखो. कुछ बच्चे एक वर्ड में आंसर छोड़ देते, कुछ बच्चे बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हैं. प्लीज रिमेंबर माय वर्ड्स, एक सेंटेंस काफी है. एक छोटा सा रीजनिंग जोड़ दो, क्यों आप बोल रहे हो कि मिस्टर सैयद इज परफॉर्मिंग दिस फंक्शन, 2-3 सैंपल दे दिया पैराग्राफ में से. बस जो आपका मेन आंसर है, जो मेन वर्ड है, जैसे कि मिस्टर सैयद है, तो ये आपको बॉक्स में डालना है. ओके, बॉक्स करो, सिर्फ अंडरलाइन भी मत करो, बॉक्स कर दो फट से. उसी बॉल पेन से, जो भी आप इंक पेन यूज करे हो, ब्लू या ब्लैक, उसी से फट से एक बॉक्स बना दो. एग्जामिनर को इजी होना चाहिए, 1 सेकंड में उसको दिखा एंड ठक 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 करेक्ट करके पूरे 3 मार्क्स मिल जाए. अगर टाइम है, अगर स्पीड अच्छी है तो ही एक्स्ट्रा सॉल्व करना है, अदरवाइज मत करो, अगर आप श्योर हो कि मेरे ये सारे आंसर पक्का करेक्ट है. अच्छा, एक बात बताती हूँ, अब तक बोर्ड में जो भी केस स्टडी आए हैं सेम आए हैं जो क्वेश्चन पेपर में टेक्स्ट बुक में पीछे थे. 1 या 2 केस स्टडी में नाम चेंज किए हैं. ई कॉमर्स वाले चैप्टर में से फ्लिपकार्ट की जगह पे अमेजोन यूज हुआ है, ईबे की जगह पे OLX यूज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम था. अब ये तो 3 पेपर कोविड पीरियड में आए थे, हो सकता है कुछ नया
वो अपने वर्ड से डालेंगे, लेकिन रिमेम्बर अगर कुछ नया भी आएगा तो वो एकदम इजी होगा, आपको उसका बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है। लाइक आई सेड, बोर्ड इज रियली रियली वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली, तो ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। तो केस स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंस हो गए। अब मैं फिर एक बार मेरा पूरा पीपीटी स्क्रीन शेयर करूंगी। I would like it if you will just take a quick look at all the slides जो मैं शुरू से एंड तक ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए हैं। दिस इज माय मॉडरेटर सेशन जो मैंने कॉलेजेस में कंडक्ट किया है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चंस होते हैं एबीटी के भी स्टूडेंट्स, यहाँ मैं रिमाइंड कराना चाहूंगी, आप लोगों ने शायद एबीटी का वीडियो देखा होगा, 3,500 व्यूज 4,000 व्यूज मिल चुके थे उसको। तो एबीटी बहुत सारे बच्चों ने बताया कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया। तो ये जो एबीटी वाले क्वेश्चन थे ना, वो अब भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो एक बार फास्ट स्पीड पे रिवाइज कर लो एबीटी वाले क्वेश्चन भी। वहां पर मैंने बोर्ड के एबीटी पेपर पैटर्न से सारा सॉल्व किया, तो उससे आपको ज्यादा अच्छा यहाँ पर जो मैंने इस वीडियो में तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में किया है, वहां पर आपको करेक्ट अंडरलाइन वर्ड वगैरह का प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। तो ये जो मैंने पूरा पीपीटी दिखाया आपको, जिसका मैं फिर एक बार अभी रिले कर रही हूँ, तो उसमें हमने किसकी बात की है, जस्टिफाई कौन से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट कौन से इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन टर्म और कॉन्सेप्ट कौन से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। ओके, जैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के 6 शॉर्ट नोट्स छोड़ सकते हो, कम्युनिकेशन छोड़ सकते हो, ट्रांसपोर्ट के टॉपिक में सिर्फ डिस्टिंक्शन करना है, काफी है। फ्रॉम द टॉपिक ऑफ से फॉर एग्जांपल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सीएसआर पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव करो। आपने देखा होगा कि शॉर्ट नोट्स में कहीं पे सीएसआर पे शॉर्ट नोट नहीं पूछा है मैंने। इसके अलावा एक सेक्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, ये भी सेफली चॉइस में छोड़ सकते हो। आई रिपीट, कोई गारंटी नहीं है बेटा कि ये बिल्कुल नहीं ही आएगा, आ सकता है, बट अगर बाकी की चीजें जो मैं बता रही हूँ जो आप ठीक से अगर कर लोगे तो ये चीजें आप सेफली चॉइस में छोड़ सकते हो। ठीक है, मार्केटिंग के चैप्टर में अगर आपको लग रहा है कि मुझे नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट टफ जा रहा है, टाइप्स ऑफ मार्केट तो ऑब्जेक्टिव के लिए करना है, बट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट मुश्किल हो रहा है, प्लेस कॉन्सेप्ट, कमोडिटी कॉन्सेप्ट, तो वो छोड़ सकते हो, चॉइस है। जो भी आज की तारीख में आपको अगर कुछ नया कर रहे हो तो सोच समझ के करना है, बिकॉज अदरवाइज आप अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर सकोगे, पोर्शन कंप्लीट नहीं कर सकोगे। तो दिस इज व्हाट, ये सारी चीजों के बारे में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, थियरी पेपर पैटर्न, ये सारी चीजों के वीडियोस डाले हुए हैं। एक लास्ट ईयर का एक वीडियो डाला है अबाउट पेपर प्रेजेंटेशन कैसे लिखना है। आज आई डोंट थिंक आपने किसी ने वो देखना चाहिए, मेजॉरिटी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स देख चुके होंगे, बट दिस इज व्हाट इज द होल पीपीटी अबाउट। इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूंगी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का स्ट्रेस कितना है। एक तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपका 20 मार्क्स थियोरी पेपर में है, उसके अलावा 6 मार्क केस स्टडी जो फिर एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप है, प्लस आप देखोगे कि जो टर्म कॉन्सेप्ट का टॉपिक है वो भी तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, 2 मार्क्स, बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने हैं जैसे मैंने बताया। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये पार्ट जो है थियोरी पेपर की बात कर रहे हैं, 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स, 8 मार्क्स के टर्म कॉन्सेप्ट, 6 मार्क का केस स्टडी। जिन बच्चों की कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, 20 + 8 + 6 34 मार्क्स की पढ़ाई आज भी आराम से हो सकती है। ओके, आप देखोगे सरप्राइज हो जाओगे। थियोरी में देखो डिस्टिंक्शन, शॉर्ट नोट, शॉर्ट आंसर सब मिलाकर, लॉन्ग आंसर मिलाकर सिर्फ 46 मार्क्स है। ठीक है, अब देखो जब आपने डिस्टिंग्विश बिटवीन किया है, ये 34 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव के हो गए, अब डिस्टिंक्शन अच्छे से कर लो तो 34 + 12 48 मार्क्स का आपका पढ़ाई वहीं पे खत्म हो जाएगा। कौन से इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है उसका लिस्ट मैंने दे दिया है, कौन से इंपॉर्टेंट टर्म कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में ऑलरेडी बता हुआ है, तो ये देख लेंगे, इतना मिनिमम कर लो, प्लस ऑब्जेक्टिव्स के 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 डाले हुए हैं, ये सब अगर करोगे स्टूडेंट्स तो बहुत ही इजी हो जाने वाला है आपका। ओके,
ये किसकी बात कर रही हूँ मैं? जिन लोगों ने आज शायद बहुत ही लेट शुरू किया है, ज्यादा आपका पढ़ाई नहीं हुआ है, तो उन बच्चों के लिए ये खास मैं बताना चाहूंगी कि स्ट्रेस मत करो, अभी भी टाइम है, यू विल बी फाइन। तुम्हारे लिए सारी मेहनत मैंने कर रखी है। अब ये आपके लिए आज देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये देखो कि बिजनेस सर्विसेज पे 27 मार्क्स आते हैं, एंड दूसरा इम्पोर्टेंट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का है। तो ये एबीटी पेपर पैटर्न आज हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये आपका बोर्ड पेपर पैटर्न सबको पता ही होगा। 4 objectives out of these 10 types is going to come. 2 मार्क्स के 4 टर्म कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। कि स्टडी 2 पूछेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 पूछेंगे, 4 दिए होंगे क्वेश्चन पेपर में। सो डिस्टिंक्शन एक ही है जो आपको 3 लिखना है, बाकी सब जगह 2 आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो आंसर इन ब्रीफ भी आप देख लो। शॉर्ट नोट मतलब 4 मार्क्स के 2 शॉर्ट नोट है, 5 मार्क्स के 2 शॉर्ट नोट है। जस्टिफाई चैटपॉट वीडियो है, जस्टिफाई वाला कर लो, मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, 4 आउट ऑफ 4 मिलेगा अगर जो बताया है उसके मुताबिक करोगे तो। प्लस लॉन्ग आंसर भी मैंने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स बताए हैं, तो वो कर लो। आई थिंक यू शुड बी रियली फाइन। अब ऑब्जेक्टिव टाइप किस तरह लिखना है उसका एक बेसिक ब्रीफिंग आप देख सकते हो। ऑर्डर नहीं चेंज करना है, अंडरलाइन करना है, बॉक्स बनाओ, बिल्कुल ऑप्शन नहीं है आपको इसमें, इसलिए वो अच्छे से सब चैप्टर, कोई भी चैप्टर आप छोड़ भी रहे हो ना तो उसके ऑब्जेक्टिव तो करना ही करना है, ठीक है। तो मेन आंसर को बॉक्स करो, कंफ्यूज मत करो, ऑर्डर मत चेंज करो। अब ये ऑलरेडी मैंने बताया है टर्म कॉन्सेप्ट कैसे लिखना है, मैक्सिमम 6 से 8 लाइन लिखने हैं। जहां तक हो सके मे बी आप एक मीनिंग 3 लाइन में एक्सप्लेन करो और एक इंपॉर्टेंट फीचर 3 लाइन में एक्सप्लेन करो। 3-4 अलग चीजें भी लिख सकते हो या कोई भी 2 चीज के बारे में ज्यादा लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट वर्ड्स पूरे पेपर में अंडरलाइन करते जाओ, ओके। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, एकदम प्रिसाइज आंसर देना है। यहाँ पे बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाता है, 12-15 एक लंबा पैराग्राफ चेक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आई रिपीट, एग्जामिनर्स प्रेफर कि आप एक एक लाइन में 4 पॉइंट्स लिख दो, पैराग्राफ में कंटिन्यूअस मत लिखो, ओके। उसी के टीचर्स उसी के सब्जेक्ट्स में जस्टिफाई का आंसर और ये आंसर भी आपको हो सके तो पॉइंट फॉर्म में ही लिखना है। तो ये स्क्रीन मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म और कॉन्सेप्ट, हर बोर्ड पेपर का पॉसिबल ऑप्शंस भी दिया है। पहले स्टार वाले कर लो, स्टार वाले जब हो जाते हैं तो बाकी के भी करो, ठीक है। अब बात करते हैं केस स्टडी। केस स्टडी में किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है ये पूरा स्लाइड हमने डिस्कस कर लिया है। केस स्टडी के 2 वीडियोस हैं, डिलीटेड पोर्शन वाले भले नहीं किए हैं, बाकी के देख लो। केस स्टडी में तो 1 मार्क जाना ही नहीं चाहिए, बहुत इजी है। आई थिंक जस्ट सिर्फ आप अगर वीडियो सुन के एग्जाम देने जाओगे तो भी आप सारे अटेम्प्ट कर पाओगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन का पैटर्न समझना है, सिर्फ वही पॉइंट्स लिखने हैं जो दोनों तरफ अलग हैं, डिफरेंट है। जैसे मैंने बताया रोड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट पूछते हैं तो ही डोर टू डोर डिलीवरी का पॉइंट आएगा। अगर एयर एंड वाटर है तो डोर टू डोर डिलीवरी का पॉइंट नहीं आ सकता है। ये बहुत ही इंप्रेशन खराब कर देता है, इट शोज रिफ्लेक्ट्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। सो ये गलती मत करो। 4 कॉलम बनाना है, सबसे पहले सीरियल नंबर बनाओ, टाइटल लिखो, कोई भी डिस्टिंक्शन बिना टाइटल के मत लिखो। इकोनॉमिक्स हो जो भी हो, आपको मीनिंग, नंबर ऑफ मेंबर्स, टेन्योर, मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन, ऐसे टाइटल्स लिखना ही है। और अगर आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन तो आप ऐसे ही आंसर लिखो। कुछ बच्चे उल्टा कर देते, पहले स्टेट कमीशन लिखेंगे फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डोंट डू दैट। एक समझ लो, एग्जामिनर को आराम से पेपर चेक करने दो, कंफ्यूज मत करो, ठीक है। चलो अब ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है। आई होप दैट आप लोगों को इससे अच्छा हेल्प हो रहा है। देन अगेन यू हैव दिस slide which we discussed on short notes and answer in brief। दोनों के लिए कॉमन इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी हमने वीडियो में आगे डिस्कस किए हैं। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स। पहले स्टार वाले पढ़ेंगे, स्टार वाले हो जाते हैं तो आगे वाले भी पढ़ो। अगर आप सभी पढ़ने जाओगे तो कल तक शायद आपका पोर्शन नहीं होगा। जिसकी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है उन्होंने जहां तक हो सके एक्स्ट्रा भी करने चाहिए।
तो दिस इज चैप्टर नंबर 6 to 8। जस्टिफाई का वीडियोस जैसे मैंने बोला डाला हुआ है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जस्टिफाई, बहुत सारे बोर्ड पेपर्स देखकर मैंने ये लिस्ट बनाया है। इसके ऊपर से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट जस्टिफाई का वीडियो भी डाला हुआ है। लॉन्ग आंसर्स आपको आएगा आइदर फ्रॉम इंश्योरेंस और बैंकिंग। आज तक लॉन्ग आंसर वेयर हाउसिंग पे नहीं पूछा है, कम्युनिकेशन पे कुछ नहीं आने वाला है, ट्रांसपोर्ट पर भी सवाल ही नहीं। तो बिजनेस सर्विसेज में से लॉन्ग आंसर कौन से टॉपिक पे आएगा? एक क्वेश्चन बिजनेस सर्विसेज पे कंफर्म है, आइदर ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ बैंक्स, और यू मे हैव इट ऑन फंक्शंस ऑफ अ बैंक। एक मैं आपको यहाँ पे वार्निंग दे दूं, बहुत सालों पहले they had asked a long answer on types of life insurance। तो जिसको 75 क्रॉस करना है, 70 प्लस लेना है, तो ऐसी छोटी चीजों के ध्यान दीजिए। हालांकि आपको पता होगा कि मैंने शॉर्ट नोट में बताया था कि टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ना है। ओके, अब देखो, जो सपोज मैंने आपको टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बोला है, बट फायर इंश्योरेंस के ऑब्जेक्टिव देख लो, ठीक है। आज शायद आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, बट बहुत सारे व्यूअर्स ने ऑलरेडी मैंने जो 8 चैप्टर्स पे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो डाले हैं। देखो, आपको अगर पैनिक हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो सुनो, अदरवाइज टेक्स्ट बुक लेके खुद पढ़ाई करना भी बेटर है। पैनिक हो रहा है, नहीं आइडिया हो रहा है, तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो में 8 चैप्टर के कौन से ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रा भी बहुत किया है, ओके, मतलब जो कभी पूछा नहीं है और शायद पूछ सकते हैं, वो भी कवर है। ओके, तो ये हो गई बात इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर में। अब देखो, यहाँ मैंने ये फंक्शन ब्लू में रखा है, वाई? भले बोर्ड ने हमें बताया था, बट 3 बोर्ड पेपर्स में हमने कहीं भी इसको नहीं देखा है। मार्केटिंग के ऊपर लॉन्ग आंसर आ रहा है अब तक, मार्केटिंग के ऊपर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पूछ रहे हैं, 13 पॉइंट्स वाला आंसर। However, कोई गारंटी नहीं है मार्केटिंग के ऊपर, they might even ask you maybe 7 P's, okay, और importance of marketing, मतलब तीनों शॉर्ट नोट। जनरली ये तीनों तो नहीं आ सकता, बिकॉज एक शॉर्ट नोट का 4 मार्क पकड़ लो तो ये चांसेस कम है, बट फिर भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ये फॉर्मेट है, इस तरह से आंसर लिखना चाहिए, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। और यहाँ पर हम फिर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक आउटलाइन। दिस स्क्रीन ऑल्सो मैंने शेयर किया था कि कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं, इसके अलावा भी डिस्टिंग्विश बिटवीन का वीडियो डाला हुआ है, बोर्ड के सेंटर पे क्या ले जाना होता है। अब आप सबको पता होगा, नया रूल है कि आंसर सप्लीमेंट आपको 10:50 के टाइम पर ही देना है। कुछ सेंटर्स पर 10:45 को दे रहे हैं, बट बोर्ड ने बोला है कि आंसर सप्लीमेंट जो पहले 10:30 को मिलने वाला था, इतने सालों तक मिल रहा था, अब आपको वो 11:15 को मिलने वाला है। ओके, आपको सेंटर पे 10:30 को ही पहुंच जाना है, कोई सर्कस, कोई टेंशन नहीं देना है किसी को। लास्ट मिनट टीचर्स को फोन आते हैं कि मैं नहीं पहुंचा हूं, मैं क्या करूं, तो ये कोई कुछ नहीं कर सकता है। प्लीज 10:30 को या 2:30 जो भी आपका एग्जाम टाइम है, पहुंच जाइए। तो दिस इज अबाउट माय यूट्यूब चैनल विच यू आर ऑलरेडी सीइंग लाइव ऑन। अब ये चीज जरा ध्यान से देख लो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। जो बच्चे इस सेशन में नहीं जुड़े हैं उनको भी ये भेजो इसका स्क्रीनशॉट। सबसे पहले कौन सा चैप्टर? बिजनेस सर्विसेज का करेंगे। ओके, अब कोई बच्चे पहले इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस करेगा, बाद में मार्केटिंग करेंगे, और कुछ बच्चे जो मेरे पहले स्लाइड में था, मार्केटिंग पहले करेंगे, इमर्जिंग बोर्ड्स बाद में करेंगे। अब सब बात बताई हुई है, मार्केटिंग से कौन से शॉर्ट नोट पढ़ने हैं, आप शॉर्ट नोट वाले स्लाइड पे चले जाओ, मार्क कर लो अपने टेक्स्ट बुक में। तो इस तरह से आपको चॉइस करना है, लेकिन छोड़ क्या सकते हो, लास्ट 2 टॉपिक्स में से छोड़ना है। जैसे कि आपको करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन फंक्शंस में से एंड एंटरप्रेन्योरशिप में से कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस करो, आप सेफ रहोगे। फर्स्ट चैप्टर भले हमने इंपॉर्टेंट बताया है, बट एक ध्यान में रखो, फर्स्ट चैप्टर में से कम्युनिकेशन नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव करो। ट्रांसपोर्ट में से सिर्फ डिस्टिंक्शन करो। आई रिपीट, बिजनेस सर्विसेज में बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग इंपॉर्टेंट, बट ट्रांसपोर्ट ओनली डिस्टिंक्शन, एंड जो लास्ट टॉपिक है अपना कम्युनिकेशन में से ऑब्जेक्टिव।
एक और क्लू वहां दूंगी, बैंकिंग के टॉपिक में आपको न्यू मीन्स ऑफ बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस वगैरह, आज तक ये आंसर शॉर्ट नोट में नहीं पूछा है, ऑब्जेक्टिव के लिए कर। ओके, टफ है थोड़ा सा, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह, ऑल दोज ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, वो वाला जो आंसर है शॉर्ट नोट के लिए नहीं पूछा है। बट उसके अलावा जो भी चैप्टर में है 27 मार्क्स के लिए है, प्लीज डू इट वेरी वेरी वेल। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने फ्रेंड्स को ओरली ये बता नहीं सकते हो तो ये उनको बोलिए कि ये मैंने अभी जो बताया है वो ध्यान से सुन ले, सुनेंगे तो उनको आइडिया आएगा। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन ना जैकपॉट चैप्टर है, कोई लॉन्ग आंसर नहीं है उसमें से, फिर भी 17 मार्क्स है उसके ऊपर, तो मतलब ना ये दूसरे जो चैप्टर है ना 20 मार्क वाले, 15 मार्क वाले, उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें ना लॉन्ग आंसर है, उसके बावजूद 17 मार्क्स है। सेम थिंग अबाउट प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स में तो डिस्टिंक्शन भी नहीं है, हेनरी फेवर के प्रिंसिपल्स है, एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स है, टेक्निक्स है, तो इतने में से 12 मार्क्स आने वाला है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। तो ये इस तरह से, इस वजह से मैंने ये ऑर्डर दिया, ठीक है, तो इस ऑर्डर से पढ़ाई करो, आप सेफ रहोगे। ये जो मैंने सितंबर का पेपर ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, जब भी आपको कुछ डाउट लगे कि ये चैप्टर में से क्या पूछते हैं, तो ये तीनों बोर्ड पेपर देखो, सितंबर 21 का पेपर है, मार्च 22 का पूरा बाइफर्केशन दिया है। हाँ, जो मार्च 22 का पेपर में बात कर रही थी पीछे, आप देखो यहाँ पे, अगर आपने सिर्फ फंक्शनल मैनेजमेंट पे डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर किया है तो भी आप सारा का सारा अटेम्प्ट कर सकोगे, है कि नहीं। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी आप कर सकोगे, टर्म कॉन्सेप्ट में अच्छा खासा 6 लाइन का आंसर बन जाएगा, केस स्टडी भी बहुत इजी है इस चैप्टर के, और डिस्टिंक्शन दो पूछे थे, तो सोचो सिर्फ डिस्टिंक्शन करने से पूरा 15 मार्क इस पेपर में बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। तो वो फंक्शन मैनेजमेंट का बच्चों टेंशन मत लो, ये हो जाने वाला है आपसे, ठीक है। पूछा भी, अगर जस्टिफाई पूछा तो चॉइस में छोड़ सकते हो, बिकॉज जस्टिफाई में आपको 2 ही अटेम्प्ट करने 4 में से, तो ये सब कुल मिलाकर आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, डू लाइक सब्सक्राइब। जैसे ये हर मॉडरेटर सेशन में बताती हूँ कि नया आंसर नए पेज पे छोड़ना शुरू करना है, हर पेज का एक ऊपर का लाइन छोड़ दो, वहां मत लिखो, क्योंकि वहां एग्जामिनर मॉडरेटर को मार्क्स लिखने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, ठीक है। अगर आप वेरिफिकेशन लिख के लिए देते हो तो उसमें इतनी खिचड़ी हो जाती है, जगह ही नहीं होती। देन अगेन क्वेश्चन नंबर बॉक्स में लिखना है, क्वेश्चन नंबर का ऑर्डर बिल्कुल मत चेंज करो। डिस्टिंक्शन जैसे अगर आपको अभी तो 10-50 को मिलने वाला है, तो आपको 10 मिनट पहले मार्जिन या कॉलम बनाने का टाइम भी नहीं होगा। बच्चे ना क्या करते हैं, पॉइंट्स लिखते समय ऐसे ही कोई स्टार बनाकर लिखते जाते हैं, ऐसे मत करो, नंबर दे दो 1 2 3 4, ABCD मत लिखो, कोई भी पॉइंट का हेड पॉइंट, शॉर्ट नोट, डिस्टिंक्शन, सभी जगह पे हेड पॉइंट देना है। एंड अभी आपके पास रीडिंग टाइम भी नहीं है, तो ये मेरी पूरी स्लाइड चेंज हो गई है, आपको अभी एक्स्ट्रा 10 मिनट्स राइटिंग टाइम मिल गया है। बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स से आंसर अटेम्प्ट करो, 70-75 क्रॉस करने के लिए वो बहुत अच्छा इंप्रेशन जमाता है। ऑल्सो क्वेश्चंस का ऑर्डर मत चेंज करो, अगर पूरी दुनिया में कोई भी कुछ भी बोलता है कि लॉन्ग आंसर पहले करो, आप देखोगे बहुत सारे यूट्यूबर्स, कोचिंग क्लास वाले, जो भी ये बोलता है उसने कभी भी बोर्ड के पेपर चेक नहीं किए। जब आपको ढेर सारे पेपर्स चेक करने होते हैं, समझ लो जब बच्चे मिक्सअप ऑर्डर में लिखते हैं तो परेशानी होती है। डोंट चेंज द ऑर्डर, जिसने भी बोर्ड पेपर चेक किया वो आपको कभी सलाह नहीं देगा कि ऑर्डर मन से लिखो, चेंज करो, कोई भी सब्जेक्ट में नहीं करना है। बोर्ड ने बहुत सोच समझ के साइकोलॉजिकल स्टडी से पूरा पेपर का पैटर्न सेट किया होता है, तो आप उसमें तोड़ मरोड़ मत करो, कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव्स में भी नहीं करना है। अगर समझो आप डिस्टिंक्शन अटेम्प्ट करते हो, आप फर्स्ट वाला करते हो, थर्ड वाला अटेम्प्ट करते हो, फोर्थ वाला, तो वैसे ही अटेम्प्ट करो, पहले फोर्थ लिखा फिर सेकंड लिखा, ऐसा मत करो। अगर आपको याद नहीं आ रहा है आप जगह छोड़ दो, दूसरा शुरू कर दो, कोई बात नहीं, उसके बाद वापस जाके आप वहां से लिख सकते हो। उसके बाद अगर आपको याद ही नहीं आया तो आप वो पेज को एक क्रॉस मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ उसमें मार्क्स कट नहीं होते, कुछ इंप्रेशन खराब नहीं होता है। टीचर्स समझते हैं कि बच्चे किस वजह से कौन से स्ट्रेस में एग्जाम दे रहे हैं। बच्चों की आदत होती है बहुत सारे ट्री डायग्राम्स बनाते हो, कि मतलब वो लोग पूरा फ्लो चार्ट बनाते हैं और पॉइंट्स लिखते हैं, उसके कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं।
मेरे एचआर कॉलेज के फ्रेंड हैं मिस भारती शर्मा, वो बार बार बच्चों को ये बोलते रहते हैं कि आपको क्यों ट्राई डायग्राम में टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये एक मेंटल मैपिंग आपके लिए पढ़ने में आसान हो, याद रहने में आसान हो, इसलिए टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपका टाइम अप्रोक्सीमेशन स्लाइड जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब we will be ending our session. I'll just check if there are any more questions that we have from the students. Just going back. All right, so I'll just stop my screen share. Let me check in the chat if there's something I need to answer. So, of course, you can use a pencil for underlining, for marking boxes. You don't have to use a pen, but answers without fail आपको pen से ही लिखने हैं. Pencil is for diagrams, margins, underlining, boxing, etc. मिताली, yes. ऑब्जेक्टिव्स के लिए, अच्छा, मैंने एक ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो बनाया, उसमें मैंने बताया कि जो जहां भी लिखा है रीराइट द सेंटेंस, तो पक्का वो सेंटेंस रीराइट करके ही आंसर लिखना है, नंबर 1. अब मैच द पेयर है तो विदाउट फेल दोनों साइड लिखना है. मैच द पेयर में पहले पूरा कॉलम ए के 5 पॉइंट कॉपी कर, उसके जो आंसर है वही सामने लिखो. सो फर्स्ट का आंसर जो भी है वो सीधा आंसर लिखो, वो एफ है, डी है, क्या है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा उसका आंसर लिखो. ठीक है, तो ये हो गया मैच द पेयर्स. अब देखो एक एग्जांपल मैं देती हूँ, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड. ओके, बच्चे क्या करते हैं, गलत वाला सेंटेंस लिखते हैं फिर सही वाला सेंटेंस लिखते हैं, टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं. ऐसी चीजों में सीधा सही वाला आंसर लिखो, और उस जो मेन वर्ड है ना जो आपका आपने चेंज किया है, ओके, मतलब समझो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बदले आंसर था स्टेट कमीशन, तो वो स्टेट कमीशन सही आंसर लिखो, बॉक्स में डालो, और वहां पर आपको ये वापस नहीं लिखना है, वो क्वेश्चन वापस मत लिख. क्वेश्चन लिखते हो तो टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, टीचर समझते हैं अच्छा इसने गलत आंसर लिखा है, क्रॉस मारते हैं, फिर पता चलता है अरे नीचे सही आंसर लिखा है. तो ये मत करो, ठीक है. तो यूज योर ज्यूरिसडिक्शन. ट्रू और फॉल्स में मैं सजेस्ट करूंगी हो सके तो फटाक से गंदे हैंडराइटिंग में क्यों नहीं, बट सेंटेंस लिखो, अच्छा पड़ता है, बिल्कुल ऑर्डर मत चेंज करो. ओके, तो ये हो गया मिताली का क्वेश्चन. अगेन अमीना आस्किंग, क्वेश्चंस का आंसर अगर नहीं आता तो मत लिखो भाई, क्यों लिख रहे हो. इफ यू डोंट नो द आंसर, मे बी आप जगह छोड़ सकते हो या लीव स्पेस. यू नो, कई बार ट्रू और फॉल्स का बच्चों को आंसर नहीं होता, तो बहुत सरप्राइजिंग बात है, बच्चे कुछ तो लिख के आओ, या तो ट्रू लिखो या फॉल्स लिखो. मैथमेटिक्स का आंसर नहीं आता तो कुछ तो रैंडम लिख के आओ, खाली तो मत छोड़ो. ओके, तो प्लीज डू दिस, एंड आई होप दैट यस. पूजा वर्मा, आई थिंक मेरे लास्ट ईयर के जो रिजल्ट्स थे हमारे कॉलेज में, जो हाईएस्ट 98 आया था, प्लस जो हमने रिविजन लाइव यूट्यूब सेशन लिए थे, सेम टिप्स मैंने दिए थे, एंड देयर वर 19 स्टूडेंट्स इन माटुंगा एसएनडीटी कॉलेज जिन लोगों को ओसी में 90 के ऊपर मिले थे. ओके, और आई एम वेरी प्राउड के वेरी एक्सेप्शनली रिजल्ट अच्छा आया था हमारे सब्जेक्ट में. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये था कि ये यूट्यूब रिविजन बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो गया था. तो यस पूजा, आई थिंक मैं आपको कुछ एक गारंटी दे सकती हूँ कि हो सकता है आपको 65 प्लस क्रॉस करने में बिल्कुल आसानी होगी. प्लस आई श्योर एबीटी में 20 आउट ऑफ 20 तो मिला ही होगा. तो ओके, समरी राजवानी इज आस्किंग मी केपीओ एलपीओ करना है. बेटा केपीओ एलपीओ पे डिस्टिंक्शन आने के बहुत कम चांस है, शॉर्ट नोट नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए करना है. केपीओ एलपीओ फ्रॉम द चैप्टर ऑफ आउटसोर्सिंग, दैट इज इमर्जिंग मोड्स, चैप्टर नंबर 5 में से केपीओ एलपीओ पे डिस्टिंक्शन भी पूछा है, मत करो. जैसे मैंने बोला ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस का डिस्टिंक्शन भी नहीं करोगे तो चलेगा, बहुत ही तगड़म था, टाइम वेस्ट होता है पढ़ने में. बाकी वाले अटेम्प्ट करो जिसमें ज्यादा अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हो. ठीक है. Yes, Divya is asking me whether I am a moderator. Yes, Divya, for the past 10 to 12 years, I am the moderator. And I am also the subject expert
जब नया सिलेबस आता है तो मैं पूरे साउथ बॉम्बे के कोलाबा से लेके सायन तक के सारे ओसीएम डिपार्टमेंट के एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को मैंने न्यू सिलेबस का ट्रेनिंग भी हमारी टीम ने दिया था। तो वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ट्रेनिंग सेशन। बच्चों, इंग्लिश के पेपर में जो गलती हो गई थी वो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सैड मिस्टेक था, बट अच्छा है, आपके लिए 6 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। लेकिन बाकी मैं आपको बताऊं कि जो परफॉर्मेंस है, जो बर्डन है, जो वर्कलोड है, 13-14 लाख बच्चे जब एग्जाम्स देते हैं और कैसे मेटिकुलसली वो कोशिश कर रहे हैं कि इसके बावजूद भी पेपर लीक ना हो, बार बार नए रूल्स बना रहे हैं, क्या डिसिप्लिन, क्या स्ट्रिक्टनेस, कैसे एक दूसरे के कॉलेज में वो लोग चेकिंग के लिए जा रहे हैं, स्क्वाड भेज रहे हैं। तो एक मैनेजमेंट का बहुत ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। एमबीए स्टूडेंट्स ने रिसर्च करने जैसा टॉपिक है कि कैसे लाखों लोगों को किस तरह से वो लोग एग्जाम कंडक्ट करते हैं, और उन लाखों लोगों में से जिन लोगों ने 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, एसएससी में तो और भी ज्यादा होते हैं, तो उन लोगों का अगर एग्जाम का जेरोक्स कॉपी वो बच्चा मांगता है, तो एग्जैक्टली वो लाखों पेपर्स में से कैसे वो ढूंढ के आपका फोटोकॉपी जेरोक्स आपको देते हैं। तो ये सच में एक मैनेजमेंट का स्टडी का टॉपिक होना चाहिए। किस तरह से मैनेज करते होंगे, सोच सकते हो आप क्या गोडाउन होंगे और किस लेवल का डिसिप्लिन से काम होता होगा। तो really very proud to be a part of the Maharashtra board system, and I hope everybody is going to study very very hard. आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आई थिंक ज्यादातर सभी क्वेश्चंस आंसर हो चुके हैं। तो पद्मावती, यस, मैंने जो लिंक डाला था आपके केस स्टडी के बारे में, वो टेक्स्ट बुक के पीछे के हैं, प्लस जो क्वेश्चन बैंक है उसका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराया। तो यही आने वाले हैं, सिमिलर आएंगे, एक आधा नाम चेंज करेंगे, हो सकता है कोविड चला गया तो वो खुद के मन से कुछ पूछेंगे, बट वो बहुत इजी होगा। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स वाला वीडियो भी किया है ना, तो भी आप कोई भी केस स्टडी आंसर कर सकते हैं। सफायर, somebody is asking के वेदर आपको शॉर्ट आंसर में मीनिंग लिखना जरूरी है। देखो बेटा, अगर आपको पूछते हैं एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस, तो आंसर आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं शुरू करना है, एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस आर एज फॉलोज। नो, यू हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ई बिजनेस। आपने पढ़ा है ना, ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है, 2 मार्क्स के लिए पढ़ा है, लिख डालो, ब्रीफ में लिखो और फिर आंसर शुरू करो। एंड में तो ना कंक्लूजन भी लिखना है, एक झांसू इंप्रेशन देना है। ठीक है, तो जरूर ये कोशिश करो। इसके अलावा हम देखते हैं कि व्हाट इज द अदर क्वेश्चन दैट वी हैव। ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स वी शुड स्टॉप हियर, 1.5 आवर्स हो चुके हैं, तो अब सबको पढ़ना है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। मैं शाम को फिर लाइव आऊंगी, एंड बोर्ड पेपर्स का 3 बोर्ड पेपर्स जो ऑलरेडी आ चुके हैं उसका रिविजन करेंगे। उस बोर्ड पेपर्स में डिलीटेड सिलेबस नहीं है, बट हम एक 10 मिनट्स डिलीटेड सिलेबस में से क्या इंपॉर्टेंट है, जो पिछले साल डिलीटेड था उसमें से इस साल क्या चांसेस हैं आने के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, एक्सट्रीमली हैप्पी to help you. Okay, somebody is again asking me. Okay, so I think your doubt is cleared. Thank you very much, everybody. It's a pleasure to guide you guys. I am actually missing my college today because I want to take the YouTube live revision sessions, but very happy that I can do this for you. बहुत खुशी मिलती है। लोग पूछते हैं कि what is the use of all this? I said जो भी 100, 200, 400 यू नो, जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाला तो 3-3.5 व्यूज फट से आ गए, बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत हेल्प हो रही है। तो एज विथ माय 33 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर मैं कुछ भी कर सकती हूँ आपके लिए तो सर आंखों पर। सो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा और क्या हेल्प चाहिए आपको। बोर्ड पेपर्स का रिविजन वीडियो, 3 बोर्ड पेपर्स शाम में डिस्कस करेंगे। मेरे यूट्यूब पर मैं टाइमिंग और details post karungi, so please share with your friends and ask them to join for the revision session. Thank you. Thank you, Dhwani.